हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल AKIT सॉल्यूशन पे। तो स्टूडेंट्स, हम लोग M2R5 की सीरीज देख रहे थे जिसमें HTML का सेक्शन चल रहा था। आज के HTML के सेक्शन में हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेम के बारे में। फ्रेम का क्या मतलब होता है कि अगर आपको एक ही स्क्रीन को 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड करनी हो तो इसके लिए आप फ्रेम का यूज करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं आज का इसका कंटेंट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग फ्रेम सेट पढ़ेंगे, यानी फ्रेम सेट के माध्यम से जो है हम लोग फ्रेम को डिवाइड करना सीखेंगे। इसके बाद फ्रेम बॉर्डर है, बॉर्डर का कलर है, मार्जिन हाइट है, मार्जिन विड्थ है, नेम है, नो रिसाइज है, स्क्रॉलिंग है और SRC है। और लास्ट में हम लोग जानेंगे आई फ्रेम के बारे में। तो ये आपके इतने कंटेंट हैं आज छोटे से, इनको आज हमको जानना है। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले आपको कोई अपना टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे ओपन करना है। टेक्स्ट एडिटर ओपन करने के बाद जो है यहाँ पे मैंने कुछ प्रोग्राम्स आपको पहले से ही बना दिए थे। अगर आप उन प्रोग्राम्स को नहीं देखे हैं, उन वीडियोज को नहीं देखे हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जा करके उन वीडियोज को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ से हम एक नया पेज ले लेंगे। इस नए पेज पे हमको लिखना है अपना HTML का कोडिंग। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे HTML हेड और टाइटल में हमने यहाँ पे बना दिया है कि फ्रेम टैग। इसके बाद टाइटल को क्लोज करेंगे और हेड को भी क्लोज करेंगे। इसमें बॉडी वगैरह की आवश्यकता नहीं होती, जो फ्रेम होता है वो बॉडी को कंटेन नहीं करता है। तो अगर हम बात करें यहाँ से फ्रेम बनाने को, तो फ्रेम हम लोग जो बनाते हैं वो लगाते हैं इसके लिए फ्रेम सेट। अगर आपको फ्रेम क्रिएट करना है तो फ्रेम क्रिएट करने के लिए आपको फ्रेम सेट लगाना पड़ेगा। अब इस फ्रेम सेट में वैल्यू पास करनी पड़ती है, अर्थात उसका एट्रीब्यूट होता है रो और कॉलम। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कॉल्स इक्वल, अब यहाँ पे हमको वैल्यू पास करनी है क्या, कि जो भी हमारा कॉलम होगा वह कॉलम उसकी विड्थ कितनी होगी। अगर हम यहाँ पे कर दें कि हमारा जो कॉलम हो 20% हो और 80% हो, अर्थात कॉलम इसमें बनेंगे। एक कॉलम जो होगा जिसकी विड्थ 20% की होगी और एक कॉलम जो होगा जिसकी विड्थ 80% होगी। नेक्स्ट उसी तरीके से इसको हमको क्या करना है कि जो भी आपने फ्रेम बनाया हुआ है, जितना भी फ्रेम बनाएंगे उस फ्रेम का आपको नाम डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे डबल कोट्स में फ्रेम का नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ A1। इसके बाद दूसरे फ्रेम का नाम डिफाइन कर दे रहा हूँ A2। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी यहाँ पे फ्रेम का नाम डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं फ्रेम सेट को क्लोज कर दे रहा हूँ। इतना काम आपको अभी फिलहाल करना है। इतना हम करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद इसको मैंने नाम दे दिया frame.html। सेव किया। अब चलते हैं, इसको व्यू करते हैं और इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रेम जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या कर दिया है, फ्रेम को ऐसे ही डिवाइड कर दिया है। तो अगर आप देखें तो ये इसकी विड्थ ये 80% है, ठीक है ना। और ये जो विड्थ आपने देखा 20% की, ये 20% की विड्थ है। तो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं, इसकी साइज वगैरह सेट कर सकते हैं कि कितनी साइज हमको चाहिए या नहीं। अगर मैं फिर से कोडिंग में जाऊं तो यहाँ पे अगर मैं साइज को बढ़ाऊं, इसको अगर मैं 40 कर दूं और इसको हमको क्या करना पड़ेगा, 60 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि टोटल जो आपकी विड्थ होती है स्क्रीन की वो 100% है। तो 100 को अगर आप 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो एक पार्ट अगर 40 है तो दूसरा बचेगा जो 100 में से वो हो जाएगा 60। तो नेक्स्ट अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पे शिफ्ट होकर आ गया है। ठीक है, इस तरीके से हम फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम दूसरी बात करें इसके अगली वैल्यू का, तो इसका जो अगला प्रॉपर्टी होता है वो होता है रोज का। अगर मैं इसी में अगर रोज आपको करके दिखाऊं तो देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ रोज कर दिया और रिफ्रेश करेंगे यहाँ से, तो ये देखिए अब ऐसे हो जाएगा हॉरिजेंटल फ्रेम में। ठीक है, इस तरीके से हम हॉरिजेंटल या फिर वर्टिकल दे सकते हैं, जहां भी जिस चीज की नीड होगी वहां पे हम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही कॉल्स में ही करके रख देते हैं। अब अगर आपको यहाँ पे और भी फ्रेम बढ़ाने हो, जैसे मान लीजिए इसको भी हमको 2 पार्ट में बनाना है ऐसे, अर्थात जो कॉलम चाहिए हमको 3 चाहिए, अभी तो 2 हैं। तो इसी में हम क्या करेंगे, जो 60% है इसमें इसको कम कर देंगे, यानी 30% डिवाइड कर देंगे, फिर कामा लगा करके 30% और डिवाइड कर देंगे। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपने 3 पार्ट में फ्रेम को डिवाइड करना चाहा है, तो यहाँ पे 3 नाम भी आपको देना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ से
जो है इसको डुप्लीकेट कर लेंगे, कंट्रोल डी उसकी शॉर्टकट की होती है लाइन को डुप्लीकेट करने की। तो इसका नाम हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, A3 रख लेंगे और अपने ब्राउजर पे जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे अब देखिए ये जो आपके बने हुए हैं ये आपके 30% बने हुए हैं और ये जो बना हुआ वो 40% बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है फ्रेम को डिवाइड कर सकते हैं जितना आपका मन कहे, जितने पार्ट में। नेक्स्ट अगर हम बात करें फ्रेम के अंदर फ्रेम बनाने की, अर्थात नेस्टेड फ्रेम की, तो भी हम कर सकते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस फ्रेम का नाम आपने A1 रखा है, इस फ्रेम का नाम आपने A2 रखा है और इस फ्रेम का नाम आपने A3 रखा है। अब जिस भी फ्रेम में आपको और भी फ्रेम बनाने हैं, फ्रेम के अंदर फ्रेम, तो उस फ्रेम में क्या करना होगा, फिर से फ्रेम सेट लगाना होगा। जैसे एग्जांपल हमको इसी फ्रेम में ऐसे 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कोडिंग में जाएंगे और जिस फ्रेम में हमको डिवाइड करना है यानी दूसरे में करना है, ये वाला जो फ्रेम था, इस फ्रेम को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, अर्थात यहाँ से इसको हटा देंगे। इसकी जगह पे हम लोग लगाएंगे फ्रेम सेट। फ्रेम सेट अब की बार लगाएंगे रोज, क्योंकि जो आप डिवाइड कर रहे हो वो हॉरिजॉन्टल में कर रहे हो। अब कितने पार्ट में डिवाइड करना है वो यहाँ से परसेंटेज आप डिसाइड कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि ये बराबर बराबर रूप से डायनामिक रूप से सबको सेपरेट करे तो आप स्टार भी लगा सकते हो, एस्ट्रिक का जो सिंबल है। अब आपने यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे आपको 2 फ्रेम का नाम भी देना पड़ेगा। ध्यान रहे जब भी आप फ्रेम का नाम देते हो तो आपका फ्रेम का नाम यूनिक होना चाहिए, यानी सेम फ्रेम नाम नहीं होने चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया B1, इसके बाद इसे कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर दिया और इसका नाम दे दिया, इसका नाम मैंने B2 दे दिया। अब हम इस फ्रेम सेट को यहीं पे क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो काम यहीं पे समाप्त हो गया है रो वाले का। अगर फिर से हम चलें अपने ब्राउजर पे और रिफ्रेश करें, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि ये फ्रेम आपका 2 पार्ट में क्या हो चुका है, डिवाइड हो चुका है। इस तरीके से आप मल्टीपल फ्रेम में डिवाइड कर सकते हैं, यानी फ्रेम के अंदर भी फ्रेम बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं कहूं आपको फिर से इसको भी डिवाइड करना है या इसको डिवाइड करना है, तो इस फ्रेम का नाम आपका B1 है और इस फ्रेम का नाम आपका B2 है। तो जिसको भी हटाना है, अगर आपको ऐसे इसमें अब कॉलम बनाने होंगे तो आप उस वाले फ्रेम को जाओगे, B2 को रिप्लेस करके वहां पे फ्रेम सेट लगाओगे, और अगर आपको कॉलम में ही ऐसे डिवाइड करना है तो आप इसकी जगह पे कॉल्स लगाओगे। जितने पार्ट में डिवाइड करना वो डिवाइड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया फ्रेम में डिवाइड करना। नेक्स्ट अगर हम उसके और एट्रीब्यूट के बारे में बात करें तो इसका और जो एट्रीब्यूट होता है फ्रेम का, तो फ्रेम सेट का जो और एट्रीब्यूट होता है वो एक होता है बॉर्डर लगाना। यानी आप चाहते हो कि आपके फ्रेम का बॉर्डर कितना मोटा रहे, उसकी विड्थ कितनी रहे, मोटाई कितनी रहे साइज में, तो यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैंने 10 दिया, तो अगर आप देखें अभी फ्रेम आपका इतना पतला पतला है, जैसे मैं इस पर रिफ्रेश करूंगा ये हल्का सा मोटा हो गया। अगर आपको और बढ़ाना हो तो अगर आप और बढ़ा सकते हो, यहाँ से देखिए, अब देखिए फ्रेम कितने हो गए, मोटे मोटे हो गए। ठीक है, आपको दिख रहे हैं। उसी तरीके से नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो बॉर्डर की कलर की होती है। हम चाहते हैं अपने फ्रेम का बॉर्डर जो है कलरफुल कर दें, तो इसके लिए हम लगाएंगे बॉर्डर कलर। अब इसमें कलर का नाम दे देंगे रेड। अब जैसे इसको रिफ्रेश करने जाएंगे पेज को यहाँ से, तो देखेंगे हमारा पेज का जो बॉर्डर था वो बॉर्डर कैसा हो चुका है, रेड हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो एक अगला एट्रीब्यूट होता है वो होता है फ्रेम के बॉर्डर का। अर्थात अगर हम यहाँ पे बात करें तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो फ्रेम का बॉर्डर अभी दिख रहा है। अगर हम चाहते हैं कि बॉर्डर शो ना करे, ऐसे जो आ रहे हैं वो शो ना करें, तो इसके लिए आप उसका अगला जो एट्रीब्यूट है फ्रेम बॉर्डर का वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने लगाया फ्रेम बॉर्डर। अब इस फ्रेम बॉर्डर में 2 वैल्यू पास की जाती हैं, या तो आप 0 पास कर सकते हो या तो आप 1 पास कर सकते हो। अगर आप 0 पास करोगे तो 0 का मतलब आप फ्रेम का बॉर्डर नहीं देना चाहते हो, अगर आप 1 पास करते हो इसका मतलब आप फ्रेम का बॉर्डर देना चाहते हो। तो यहाँ पे अगर मैं आपको 0 करके दिखाऊं तो फिलहाल अभी फ्रेम का बॉर्डर दिख रहा है। जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अब देखिए यहाँ से बॉर्डर क्या हो चुके हैं, हट चुके हैं। वापस अगर आप जैसे इसको 1 कर दोगे और रिफ्रेश करोगे पेज को, तो यहाँ पे देखिए वापस बॉर्डर आ चुके हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं हमारी
फ्रेम सेट की यहाँ पे जो यूज की जाती हैं। नेक्स्ट अगर हम अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो अगली प्रॉपर्टी यहाँ पे फ्रेम में यूज होती है। फ्रेम में मैंने पहला प्रॉपर्टी यूज किया हुआ नेम के बारे में, यानी नेम के माध्यम से आप अलग अलग फ्रेम को यूनिकली क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट उसकी अगली जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एसआरसी की। अगर हमको इसमें कुछ वैल्यू पास कराना हो या कुछ कोई लिंक दिखाना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे अगर आप इस फ्रेम को देखें तो ये फ्रेम आपका ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, ये सब ब्लैंक है। अगर आप चाहते हो कि इन फ्रेम में अलग अलग वेब पेज को इंसर्ट कर दिया जाए तो इसके लिए आप जो है एसआरसी प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं इसी A1 वाले फ्रेम में एक लिंक वाला प्रॉपर्टी यहाँ पे इंसर्ट कर दे रहा हूँ। तो मैंने इसके लिए लगाया एसआरसी और डबल कोट्स में मैंने इससे पहले आपको एक टैग पढ़ाया था एंकर टैग, उसी की प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दी एसआरसी लगा करके। और रिफ्रेश करेंगे अपने पेज को तो यहाँ पे आप देखिए क्या हो चुका है, आपका वह पेज जो था वह इस फ्रेम में इंसर्ट हो चुका है। तो फ्रेम का काम इसीलिए किया ही जाता है, इसमें किसी पेज को आप इंसर्ट करा सकते हो, आप इस फ्रेम में कुछ लिख नहीं सकते। यानी फ्रेम का काम होता है वेब पेज को अलग अलग पार्ट में सेक्शन में डिवाइड ही करना, उसमें आप कुछ लिख नहीं सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए तो मैंने एक पेज को यहाँ पे क्या कर लिया है, इंसर्ट करा लिया है। तो उसी तरीके से अगर इस साइड भी आपको इंसर्ट कराना हो तो आप उस वाले फ्रेम में चले जाओगे, अर्थात A3 में चले जाओगे। अब इसमें आपको जो भी इंसर्ट कराना हो आप यहाँ पे इंसर्ट करा सकते हैं। इसमें कोई और पेज हमको इंसर्ट कराना हो तो इसके लिए हमने एसआरसी लगाया हुआ है। अब जो भी आपको इंसर्ट कराना है, जैसे मान लीजिए marquee.html को कराना है तो मैंने marquee.html लिख दिया हुआ है और पेज को रिफ्रेश करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे देखिए इस वाले में मार्की भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इंसर्ट करा सकते हैं। नेक्स्ट इसका अगला प्रॉपर्टी हम यहाँ पे टारगेट सेट करना चाहते हैं कि जो भी ये फ्रेम आपके बने हुए हैं उन फ्रेम में हम जो भी लिंक देना चाहते हैं वो फ्रेम वहीं पे ओपन हो। अर्थात अगर हम यहाँ पे चाहें, अगर लिंक एक्टिवेट किए हैं कोई तो इस लिंक पे अगर क्लिक करें तो वो इस वाले फ्रेम में खुले, अगर इस वाले लिंक पे हम क्लिक करें तो ये इस यहाँ पे खोले, ओपन करे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक दूसरी यहाँ पे फाइल लिंक कर देते हैं। तो दूसरी फाइल यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है एक और फाइल बॉडी नाम से, तो मैंने बॉडी को लिंक किया और यहाँ पे क्या कर देंगे, रिफ्रेश करेंगे। जैसे मैंने रिफ्रेश किया आप देखिए ये यहाँ पे आ चुकी है एक छोटी सी हेडिंग। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे खुल रहा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ये सब अलग अलग प्रॉपर्टी लेकर के यहाँ पे अलग अलग फ्रेम में खुल रहे हैं। ये पॉसिबल कैसे हुआ है, ये पॉसिबल हुआ आपका बॉडी के एंकर टैग से। अगर आप जिस भी फाइल को लिंक किए हुए हैं उसकी फाइल में जाना होगा, उसकी फाइल में जाने के बाद यहाँ पे टारगेट लगाना होगा, टारगेट लगाने के बाद उस फ्रेम का नाम देना होगा आपको जिस फ्रेम में आप उसको ओपन करना चाहते हो। तो जैसे मैंने टारगेट लगाया था और यहाँ पे दिया था B1 और इस वाले में टारगेट लगा करके मैंने दिया था B2। जैसे आप पेज पे जाकर के रिफ्रेश करते हैं यहाँ से और जिस पर क्लिक करते हैं, देखिए मैंने दूसरे वाले पे क्लिक किया तो ये B2 में ओपन हो गया। अगर मैं पहले वाले पे क्लिक करूंगा ये तो आपका B1 में ओपन हो जाएगा। इस तरीके से हम टारगेट को भी सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका एक अगला एट्रीब्यूट होता है नो रिसाइज का। नो रिसाइज का मतलब क्या होगा, अगर आप इन फ्रेम्स को देखें तो आप इन फ्रेम को यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं अपने अनुसार, जितना चाहे उतना इधर उधर कर सकते हैं। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे उन फ्रेम को नो रिसाइज कर दिया जाए, अर्थात उन फ्रेम को कोई भी रिसाइज ना कर पाए। तो इसके लिए क्या करना होगा, आपको उस फ्रेम में जाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4-5 आपने फ्रेम के नाम लगाए हुए हैं। आप जिस भी फ्रेम को नो रिसाइज करना है तो आप उस फ्रेम में जाइएगा और यहाँ पे नो रिसाइज लिख दीजिएगा। यहाँ पे जैसे नो रिसाइज लिखेंगे और पेज पे जाएंगे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये उस तरीके का आपको रिसाइज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ पे अगर आप जाएं तो इसमें आपको मिल रहा है कि आप फ्रेम को रिसाइज कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपको नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसमें भी आपको मिलेगा, लेकिन मैंने जो आपको लगा के दिया था वो पहले वाले में लगा के दिया था, इस वाले में लगाया था। इसीलिए हमारा जो आपका A1 फ्रेम है उस A1 फ्रेम को कोई भी रिसाइज नहीं कर सकता है। अगर आपको इसमें लगाना हो B1 या B2 में तो आप B1 या B2 में चले जाएंगे और यहाँ पे पास करेंगे नो रिसाइज। जैसे ही सेव करके आएंगे और रिफ्रेश करेंगे, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो
आपका B1 और B2 में भी आप रिसाइज इसको नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से आप रिसाइज को भी यहाँ पे ऑफ कर सकते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट इसकी अगली जो प्रॉपर्टी है वो है स्क्रॉलिंग की। तो स्क्रॉलिंग का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ पे देखें तो आप इसको स्क्रॉल कर सकते हो, यहाँ पे स्क्रॉलिंग की सुविधा दी गई है। स्क्रॉलिंग जो होती है वो आपका ऑटोमेटिक ही होती है। अगर आपका पेज बड़ा होता है और फ्रेम का जगह कम होती है तो यहाँ पे स्क्रॉलिंग ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग ना आए या मैं चाहता हूँ स्क्रॉलिंग आ जाए, तो इसके लिए उसकी वैल्यू पास की जाती है। तो इसी पहले वाले में हम लगा लेते हैं स्क्रॉलिंग। जैसे स्क्रॉलिंग लगाएंगे तो इसमें आपको 3 वैल्यू पास करनी पड़ती है। एक होता है ऑटो, दूसरा होता है एस और तीसरा होता है नो की वैल्यू। तो यहाँ पे अगर मैं कर दूं नो, तो अब रिफ्रेश करके जा रहा हूं, अभी आप देखिएगा यहाँ पे अभी स्क्रॉलिंग ये दिया गया है। जैसे मैं नो करके रिफ्रेश करूंगा, यहाँ से देखिए स्क्रॉलिंग क्या हो चुकी है, हट चुकी है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा एस, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्रॉलिंग आ जाएगी। ठीक है, तो ये आप स्क्रॉलिंग यहाँ से यूज कर सकते हैं अलग अलग। नेक्स्ट अगर इसके अगले प्रॉपर्टी की बात करें तो इसमें अगला जो एट्रीब्यूट होता है वो होता है मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ का। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसमें आपका जो हाइट है वो पूरा ऊपर से दिया गया है, या विड्थ जो है ये पूरा सटा हुआ आ रहा है। तो हमको क्या करना है, दोनों तरफ से यहाँ पे देना है आपको मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ। तो यहाँ पे आप लगा दोगे मार्जिन HEI हाइट। इसके बाद जितना आपको ऊपर से ड्रॉप करना है मैंने दिया 40 पॉइंट, और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा। देखिए जैसे मैंने 40 किया, यहाँ से ऊपर से कुछ आपको गैप मिल चुका है। उसी तरीके से अगर हमको विड्थ देनी है तो यहाँ पे मैं पास करूंगा मार्जिन विड्थ। अब कितना विड्थ देनी है मैंने दिया है मैं यहाँ पे 70, और जैसे रिफ्रेश किया अब देखिए यहाँ से भी उतना छोड़ दिया है। ठीक है, और इस साइड से भी उतना छोड़ दिया है। तो मार्जिन हाइट और मार्जिन विड्थ का यूज हम लोग कर सकते हैं अपने पेज में विड्थ वगैरह देने के लिए मार्जिन के रूप में। ठीक है, तो मार्जिन विड्थ और मार्जिन हाइट का यूज कर सकते हैं, आप नो रिसाइज का यूज कर सकते हैं, आप स्क्रॉलिंग का यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग मैंने आपको एट्रीब्यूट इसके बता दिए हैं। तो स्टूडेंट फ्रेम में आपका इतना ही था। नेक्स्ट इसका अगला जो आपका एट्रीब्यूट या ये कह सकते हैं अलग आपका आता है, वो आता है आई फ्रेम। तो आई फ्रेम जो होता है वो अलग से आप यूज कर सकते हैं। तो आई फ्रेम और फ्रेम में डिफरेंट होता है। तो फ्रेम जो होता है आपने देखा कि अलग अलग सेक्शन बना दिया जाता है, और उन अलग अलग सेक्शन से आप कोई भी वेब पेज वहां पे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करा सकते हो। लेकिन आई फ्रेम जो होता है वो आपके वेब पेज पे ही फ्रेम बना करके देने की फैसिलिटी रखता है। चलिए देख लेते हैं, आपको आई फ्रेम का प्रैक्टिकल दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक नया पेज ले लेंगे, और यहाँ पे जो भी चीज़ें आपको टाइप करनी होती हैं जैसे HTML हेड और टाइटल वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप टाइप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे आई फ्रेम दे दिया है उसका नाम, और टाइटल को क्लोज कर दिया, हेड को क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप बॉडी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसा कि फ्रेम में आप नहीं लगा पा रहे थे। अब क्या करना है, हमको यहाँ पे लिखना है आई फ्रेम। जैसे मैंने आई फ्रेम लिखा हुआ है, अब थोड़ा सा मैं नीचे चल रहा हूँ और HTML को यहाँ पे क्लोज कर दीजिएगा, जो भी आपने बॉडी वगैरह को ओपन किया है। सेव करेंगे, सेव करने के बाद मैंने उसका नाम रख दिया कि iframe.html, और सेव हो गया मेरा फाइल। अब यहाँ पे जाते हैं और सबसे पहले प्रीव्यू देखते हैं। जैसे मैंने प्रीव्यू देखा, यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरीके से एक फ्रेम यहाँ पे क्या हो गया है, जनरेट हो चुका है, आ चुका है। अब इस फ्रेम में अगर आपको कोई वैल्यू पास करनी हो या कोई पेज पास कराना हो, ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SRC लगाना पड़ेगा। SRC लगा करके उस फ्रेम को यहाँ पे क्या कर देंगे, या उस पेज को यहाँ पे पास कर देंगे, उसका पाथ यहाँ पे दे देंगे। जैसे मैं यहाँ पे दूंगा और पेज को रिफ्रेश करूंगा, वो देखिए आपकी चीजें कहाँ पे आ चुकी हैं, इस वाले फ्रेम में इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है ना। आप ऐसे ही यहाँ पे मल्टीपल फ्रेम्स यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने फिर से इसको क्या कर दिया, डुप्लीकेट या कॉपी पेस्ट कर दिया। इस बार यहाँ पे मैं कोई दूसरा मार्की वाला जैसे पेज था उसको मैं यहाँ पे इंसर्ट करके रिफ्रेश करूंगा। अब यहाँ पे आई फ्रेम को आपको क्लोज भी करना होता है। जैसे आप आई फ्रेम को जो है क्लोज नहीं करोगे तो आगे आपका दिखेगा नहीं, जैसे अभी दिख नहीं रहा था। तो आई फ्रेम को यहाँ पे बंद कर देंगे और सेव करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए आपका यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, फ्रेम के रूप में। नेक्स्ट अगर आपको और मल्टीपल फ्रेम्स बनाने हैं तो आप उसी तरीके से जितने भी फ्रेम आपको बनाने हैं उन फ्रेम्स को आप यहाँ से क्या कर सकते हो, बना सकते हो आराम से। तो ये सारे के सारे जो फ्रेम बन रहे हैं वो आपके वेब पेज पे ही बन रहे हैं, आप अपने अनुसार इसको बना रहे हैं।
अगर आप चाहते हैं इस फ्रेम के नीचे कुछ लिखना तो भी आप इसमें पॉसिबल है, आप कुछ लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको कुछ लिखना है तो आप यहाँ पे हेडिंग वगैरह बना लीजिए या पैराग्राफ बना लीजिए। मैंने यहाँ पे बना लिया और लिख लिया AKIT सोल्यूशन। मैंने यहाँ पे लिख लिया AKIT सोल्यूशन। सेव करें और रिफ्रेश करें तो ये देखिए इसी फ्रेम के नीचे ये क्या हो चुका है, आ चुका है। तो इस तरीके से हम अपने वेब पेज में कुछ भी अगर लिख रहे हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में किसी की वेबसाइट या कोई और पेज इंफॉर्मेशन दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे आई फ्रेम का यूज करके शो करा सकते हैं। अब आई फ्रेम की भी कुछ प्रॉपर्टी होती है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका चौड़ाई और ऊंचाई जो है या हाइट और विड्थ जो है वो इतना डिफॉल्ट दिया गया है। अब हमको इसको अपने अनुसार कस्टमाइज कराना है तो इसके लिए हम यहाँ से उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हाइट और विड्थ की। तो यहाँ पे अगर हम लगाएं विड्थ और यहाँ पे जो भी विड्थ आपको पास करनी है, आपको पिक्सल में पास करनी है तो आप कोई भी पिक्सल यहाँ से पास कर सकते हो। मैंने दिया 500 पिक्सल और यहाँ से रिफ्रेश किया। जैसे मैंने रिफ्रेश किया देखिए इसकी विड्थ क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। अगर आपको उसी तरीके से हाइट भी बढ़ानी हो तो आप यहाँ से हाइट पास करिए। यहाँ से मैंने हाइट पास कर दी 300 पिक्सल और रिफ्रेश करेंगे। जैसे रिफ्रेश करेंगे देखिए इस पेज का इतना हाइट और इतना विड्थ बढ़ चुका है। ठीक है, तो ये होता है हमारा आई फ्रेम। नेक्स्ट अगर हम आई फ्रेम में कुछ लिखना चाहें तो भी पॉसिबल है इसमें। ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल होगा हमारा किसके माध्यम से, SRC DOC के माध्यम से। इसका अगला एक जो प्रॉपर्टी होती है ये होती है SRC DOC इक्वल डबल कोट्स में। इसमें आप अपना HTML का कोई भी टैग लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे मैंने लिखा S3, एक हेडिंग लगाया। अब उस S3 में मैंने यहाँ पे लिखा कि हिंदी यूट्यूब चैनल। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे S3 को मैंने क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखिए जैसे मैंने यहाँ पे SRC DOC लगाया और S3 लगा करके यूट्यूब चैनल लिख दिया। ठीक है, अब अगर हम पेज में जाएं और इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जो भी आपने उसमें लिखा हुआ था आई फ्रेम में, वो आई फ्रेम की टेक्स्ट वैल्यू भी यहाँ पे आप शो कर सकते हैं या दिखा सकते हैं। जो भी आपको लिखना है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोग आई फ्रेम और फ्रेम का यूज करते हैं अपने वेब पेज में, उसको अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करने के लिए। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।